नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के रेहड़ी पटरी वालों के साथ स्वनिधि संवाद करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 21 सितंबर से कक्षा 9 से 12वीं तक के विद्यालय आंशिक रूप से खोलने के लिए मानक दिशा निर्देश जारी किए। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 77.65% हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों के परिषद की बैठक में भाग लेंगे। भारत और एशियाई विकास बैंक ने दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर के विकास के लिए $50 करोड़ के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर तथा प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में अगले 4-5 दिनों में भारी वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। और अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में नाओमी ओसाका, जेनिफर ब्रेडी और अलेक्जेंडर ज़वेरेव ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। समाचार प्रभात के इस अंक में अपनी सहयोगी फरहत नाज के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे मध्य प्रदेश के प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थियों के साथ संवाद करेंगे। केंद्र सरकार ने कोविड महामारी के असर में आए रेहड़ी पटरी वालों को अपनी आजीविका फिर शुरू करने में मदद के लिए 1 जून को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना लागू की थी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। प्रधानमंत्री करीब 1 लाख लाभार्थियों के खातों में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर करेंगे। श्री मोदी राज्य के कुछ लाभार्थियों के साथ उनके कार्यस्थलों से बातचीत भी करेंगे। मध्य प्रदेश में इस योजना के तहत 4.5 लाख लोगों का पंजीकरण किया गया है और इनमें से 4 लाख से अधिक लोगों को परिचय पत्र तथा वेंडर प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। राज्य सरकार ने आवेदनों में से 2.25 लाख योग्य लाभार्थियों के आवेदन पोर्टल के जरिए बैंकों को भेजे हैं। बैंकों को मिले कुल आवेदनों में से 1,40,000 को अब तक 140 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया गया है। इस योजना पर अमल के मामले में मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। बताया जाता है कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत देश में कुल स्वीकृत आवेदनों में से 47% आवेदन केवल मध्य प्रदेश से हैं। प्रदेश के 378 शहरों में सार्वजनिक स्थानों पर LED स्क्रीन के माध्यम से यह कार्यक्रम देखने की व्यवस्था भी की गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि स्वनिधि संवाद को लेकर वो बेहद उत्सुक हैं। बातचीत के दौरान लोगों को मध्य प्रदेश के रेहड़ी पटरी वालों के कठिन परिश्रम के अनुभव जानने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में इस योजना के तहत 4.5 लाख रेहड़ी पटरी वालों के पंजीकृत होने पर उन्हें प्रसन्नता है। श्री मोदी ने कहा कि ये एक बड़ी संख्या है, इसके लिए उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार की सराहना की। वेबकास्ट के जरिए इस कार्यक्रम का प्रसारण होगा, जिसके लिए पहले से ही माईगॉव के लिंक pmevents.ncog.gov.in पर पंजीकरण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी से संघर्ष में मीडिया की भूमिका की सराहना की है। श्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जयपुर में पत्रिका गेट के उद्घाटन के अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि मीडिया ने कोविड महामारी के बारे में जागरूकता फैलाकर तथा सरकार के कार्यों की विवेचना और उसकी योजनाओं की कमियों के बारे में बताकर जनता की अभूतपूर्व सेवा की है। गरीबों को शौचालय देने वाला, अनेक बीमारियों से बचने वाला स्वच्छ भारत अभियान हो, माताओं बहनों को लकड़ी के धुएं से बचाने वाली उज्ज्वला गैस योजना हो, हर घर तक जल पहुंचाने के लिए चल रहा जल जीवन मिशन हो, सभी में मीडिया ने जागरूकता बढ़ाने का काम किया है, सकारात्मक काम किया है। महामारी के इस दौर में कोरोना के खिलाफ जागरूकता अभियान में भी भारतीय मीडिया ने जनता की अभूतपूर्व सेवा की है। श्री मोदी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की उपस्थिति अब और मजबूत हो रही है। श्री मोदी ने कहा कि विश्व भारत की आवाज को अब और ध्यान से सुन रहा है। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने पावर ग्रिड कॉरपोरेशन की सहायक कंपनियों में अवसंरचना निवेश ट्रस्ट के माध्यम से परिसंपत्ति मौद्रीकरण की स्वीकृति प्रदान कर दी है। समिति ने पावर ग्रिड को शुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के जरिए परिसंपत्तियों के मौद्रीकरण की मंजूरी दी है। ये प्रक्रिया पहले से मौजूद विशेष उद्देश्य कंपनी के जरिए पूरी की जाएगी।
इस स्वीकृति से पावर ग्रिड बुनियादी ढांचा निवेश ट्रस्ट अपनी विद्युत पारेषण संबंधी परिसंपत्तियों का मौद्रीकरण कर सकेगा और इससे प्राप्त राशि का उपयोग ढांचागत विस्तार में किया जाएगा। पहले चरण में 7,164 करोड़ रुपए लागत की परिसंपत्तियों का मौद्रीकरण किया जाएगा। इसके माध्यम से रोजगार के अतिरिक्त अवसर अवसंरचना निवेश ट्रस्ट में मर्चेंट बैंकिंग, कानूनी सलाह, वित्तीय और कराधान सलाह, मूल्यांकन, मुद्रण, विज्ञापन जैसी अन्य गतिविधियों में पैदा होने की संभावना है। सरकार ने अवसंरचना निवेश ट्रस्ट और प्रस्तावित अवसंरचना निवेश ट्रस्ट के लिए नियामन और कराधान ढांचा बनाया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कल कक्षा 9 से 12वीं तक के स्कूल 21 सितंबर से स्वैच्छिक आधार पर आंशिक रूप से खोलने के लिए मानक उपाय जारी कर दिए हैं। इन निर्देशों के तहत छात्रों के बीच कॉपी, पेन, पेंसिलें, पानी की बोतलों आदि का आदान प्रदान करने की मनाही रहेगी। सभाओं और खेलों पर भी प्रतिबंध रहेगा। साथ ही कोविड के लक्षणों वाले व्यक्तियों की स्कूल में आने पर पाबंदी होगी। छात्रों को विद्यालय आने के लिए माता पिता की लिखित अनुमति भी जरूरी होगी और इसके लिए शिक्षक छात्रों के बीच समय समय पर संवाद किया जाएगा। दिशा निर्देशों के अनुसार स्कूलों में बैठने का इंतजाम इस तरह से होगा कि हर कुर्सी के बीच कम से कम 6 फुट की दूरी हो। शिक्षकों और छात्रों को मास्क भी पहनने होंगे। परिसर के अंदर कैफेटेरिया या मेस बंद रहेंगे। स्टाफ रूम, कार्यालयों और रिसेप्शन रूम जैसी जगहों पर भी शारीरिक दूरी बरती जाएगी। शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारी आधी संख्या में बुलाए जाएंगे ताकि ऑनलाइन शिक्षण या टेली काउंसलिंग और इससे संबंधित कार्य हो सकें। जिन स्कूलों का क्वारंटीन सेंटरों के रूप में इस्तेमाल किया गया है, उन्हें सही तरीके से सैनिटाइज किया जाएगा और उनकी पूरी तरह से सफाई की जाएगी। केंद्र सरकार ने कहा है कि प्रति 10 लाख आबादी पर कोविड मामलों की संख्या के मामले में भारत दुनिया में सबसे कम रोगियों वाले देशों में शामिल है। विश्व का औसत 3,527 है, जबकि भारत में प्रति 10 लाख आबादी पर मरीजों की संख्या 3,102 है। नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कल कहा कि भारत प्रति 10 लाख जनसंख्या पर कोरोना से सबसे कम मौत वाला देश है। श्री भूषण ने कहा कि पिछले 24 घंटों में 73,642 रोगी कोरोना से स्वस्थ हुए हैं, जो एक दिन में इस महामारी से ठीक होने की सर्वाधिक दर है। देश में अब तक 33 लाख से अधिक रोगियों को ठीक होने पर अस्पतालों से छुट्टी दी गई है। स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर अब 77.65 हो गई है। इस समय देश में कोरोना के संक्रमित रोगियों की संख्या 8,83,697 है, जबकि स्वस्थ हुए लोगों की संख्या 33,23,950 हो गई है। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि अब तक देश भर में कोविड महामारी के 5 करोड़ से अधिक जांच हो चुकी है और एक सप्ताह से रोजाना 10 लाख से अधिक जांच की जा रही है। बिहार में कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 89% हो गई है। राज्य में कल 1,944 मरीज स्वस्थ हुए, जबकि 1,667 लोगों में संक्रमण नहीं मिला। राज्य में स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 1,34,000 से अधिक लोगों ने अब तक कोरोना को मात दी है। 15,839 मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। बिहार में प्लाज्मा थेरेपी से इलाज किए गए 65% कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ हो गए हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने राजगीर में आयोजित होने वाला मलमास मेला को स्थगित कर दिया है। इस बीच पटना जिला प्रशासन ने आज से सभी जू और पार्क खोलने की अनुमति दे दी है। 5 महीने के बाद जिम और फिटनेस सेंटर भी खुल गए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। छत्तीसगढ़ देश में कोविड-19 का हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। राज्य में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 30 दिन पहले की तुलना में उपचार करा रहे रोगियों की संख्या में 7 गुना बढ़ोतरी हुई है। एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। पिछले 1 महीने में ही प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगभग 4 गुना बढ़ चुकी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड-19 संक्रमण की स्थिति की समीक्षा के दौरान प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए आम लोगों के मन से भय को दूर करने की जरूरत बताई। राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि कम लक्षण या बिना लक्षण वाले कोरोना
मरीजों को होम आइसोलेशन में रहने की अनुमति दी जाएगी। ऐसे मरीजों को 2,500 रुपए के शुल्क पर 10 दिनों तक ऑनलाइन मेडिकल परामर्श भी उपलब्ध कराया जाएगा। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। छत्तीसगढ़ में कोविड संक्रमितों की संख्या 50,000 के पार चली गई है। राज्य में कल 2,545 नए मरीजों की पुष्टि हुई। इसके साथ ही महामारी से बीमार लोगों की संख्या 50,114 हो गई, जबकि कल 12 और लोगों की मौत हुई। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 26,915 मरीजों का अभी उपचार चल रहा है, जबकि 22,792 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में कोविड से अब तक 407 लोगों की मौत हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश में कल 171 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके साथ ही राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 7,831 हो गई है। कल 4 और लोगों की मौत के साथ कोविड महामारी से मरने वालों की संख्या 58 हो गई। 2,316 रोगियों का उपचार चल रहा है और कल 85 मरीज स्वस्थ हुए। हिमाचल प्रदेश में इस बीमारी से ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 5,444 हो गई है। उड़ीसा में कल कोविड के 2,787 मरीजों के स्वस्थ होने के साथ ही राज्य में इस महामारी से ठीक होने वाले लोगों की संख्या 1,02,185 हो गई। दूसरी ओर राज्य में कोरोना के 3,490 नए मामलों की पुष्टि हुई। इसके साथ ही वहां कोविड मरीजों की संख्या 1,31,382 हो गई है। ओडिशा में कोविड संक्रमण से अब तक 569 लोगों की मौत हो चुकी है। गुजरात में कल 1,295 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। राज्य में संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 81.78% हो गई है। एक रिपोर्ट। गुजरात में अब तक कोविड-19 के लिए 29,25,000 से अधिक परीक्षण किए गए हैं, जिनमें से 72,076 परीक्षण कल एक ही दिन में किए गए। राज्य में कोविड-19 के मामलों की कुल संख्या बढ़कर 1,06,966 हो गई है। राज्य में 16,351 सक्रिय मामले हैं, जिनमें से 82 मरीज वेंटिलेटर पर है। ठीक होकर छुट्टी पाने वाले मरीजों की कुल संख्या 87,479 हो चुकी है। कल 13 मरीजों की मृत्यु के साथ कोविड-19 से जान गंवाने वाले मरीजों की कुल संख्या 3,136 हो गई है। इस बीच अहमदाबाद नगर निगम ने सभी आवासीय सोसाइटियों को कोविड कोऑर्डिनेटर नियुक्त करने का आदेश दिया है, जिससे लोगों द्वारा कोविड संबंधित नियमों का कड़ाई से पालन कराने में मदद मिले। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। तमिलनाडु में इंजीनियरिंग की पूर्व स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं के अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं 22 से 29 सितंबर तक होंगी। परीक्षा संचालित करने वाले चेन्नई के अन्ना विश्वविद्यालय ने एक बयान में बताया कि परीक्षाएं ऑनलाइन माध्यम से होंगी और इनमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री इडापड्डी पलनीसामी ने कल राजभवन में राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से भेंट की। उन्होंने राज्य में कोविड महामारी को नियंत्रित करने के सरकार के प्रयासों से राज्यपाल को अवगत कराया। एक रिपोर्ट। तमिलनाडु सरकार राज्य भर में 2,000 मिनी क्लिनिक स्थापित करने की योजना बना रही है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से गैर कोविड रोगियों को परामर्श प्रदान करना है। मुख्यमंत्री इडापड्डी पलनीसामी ने कल चेन्नई के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक चर्चा के दौरान कहा कि मिनी क्लिनिक नगरपालिका और टाउनशिप क्षेत्रों से दूर और मौजूदा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से दूर स्थापित किए जाएंगे। इस क्लिनिक में एक डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ मौजूद रहेंगे और यहां आम बीमारियों के लिए दवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। वहीं कोविड के लक्षणों के साथ आने वाले लोगों को नियमित अस्पतालों में भेजा जाएगा। कोविड के अलावा अन्य कई स्वास्थ्य समस्याएं रखने वाले लोगों का यहां इलाज किया जाएगा। चेन्नई से जयसिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आशुतोष मिश्र। कर्नाटक में कल कोविड के 7,866 नए मरीजों की पुष्टि हुई। इसके साथ ही राज्य में संक्रमणग्रस्त लोगों की कुल संख्या 4,12,190 हो गई है। कल 7,803 लोग स्वस्थ भी हुए। इस बीच कर्नाटक विधानसभा का सत्र 21 से 30 सितंबर तक चलेगा। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सत्र में भाग लेने वालों की कोविड जांच सत्र से 72 घंटे पहले कराई जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि भारत कोविड मृत्यु दर लगातार नीचे लाने में सफल रहा है। देश में यह दर 1.7% है, जो 3.28% के वैश्विक औसत से काफी कम है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा कि कोविड मृत्यु दर को 1% से भी नीचे लाने का लक्ष्य है।
आकाशवाणी से विशेषज्ञों की सलाह श्रृंखला में कोविड-19 के बारे में वरिष्ठ चिकित्सकों का परामर्श प्रसारित किया जाता है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में मेदांता अस्पताल के मानसिक स्वास्थ्य विभाग में परामर्शदाता डॉक्टर सौरभ मेहरोत्रा ने लोगों को पुस्तकें पढ़ने, संगीत सुनने और योगाभ्यास जैसी सकारात्मक गतिविधियों में रुचि लेने को कहा है। हम अपने आप को पॉजिटिव एडिक्शंस में एंगेज करें, जैसे राइटिंग, रीडिंग, क्रिएटिव आर्ट्स सच एज ड्राइंग, पेंटिंग, गार्डनिंग, इस तरीके की चीजें, दीज ऑल क्वालिफाई एज पॉजिटिव एडिक्शन। म्यूजिक, ये सब पॉजिटिव एडिक्शंस है। ये स्ट्रेस रिड्यूस करने में हमारा बहुत मदद करते हैं। हम सोशली कनेक्टेड रहें एक दूसरे से, टेलीफोन कॉन्वर्सेशन करें, बात करें लोगों से। आगे बढ़ने से पहले एक नजर फिर से मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के रेहड़ी पटरी वालों के साथ स्वनिधि संवाद करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 21 सितंबर से कक्षा 9 से 12वीं तक के विद्यालय आंशिक रूप से खोलने के लिए मानक दिशा निर्देश जारी किए। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 77.65% हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों के परिषद की बैठक में भाग लेंगे। भारत और एशियाई विकास बैंक ने दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर के विकास के लिए $50 करोड़ के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर तथा प्रायद्वीपीय क्षेत्र में अगले 4-5 दिनों में भारी वर्षा का अनुमान व्यक्त किया और अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में नाओमी ओसाका, जेनिफर ब्रैडी और अलेक्जेंडर ज़वेरेव ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस के मॉस्को में आज और कल होने वाली शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक में भाग लेंगे। विदेश मंत्री परिषद की यह तीसरी बैठक होगी, जिसमें भारत शंघाई सहयोग संगठन के पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होगा। रूस में विदेश मंत्री परिषद की बैठक में आगामी शिखर सम्मेलन की तैयारियों की समीक्षा की जाएगी तथा अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर मॉस्को यात्रा के दौरान विदेश मंत्री परिषद की बैठक में भाग लेने के अलावा द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। गांधी दर्शन पर हमारी श्रृंखला में आज महिला सशक्तिकरण के बारे में गांधी जी के विचार प्रसारित किए जा रहे हैं। अहिंसा के प्रति महिलाओं के नैसर्गिक आग्रह और क्षमता में महात्मा गांधी का दृढ़ विश्वास था। वो महिलाओं को स्वतंत्रता संग्राम के साथ सामाजिक सुधार का भी सर्वाधिक साहसी योद्धा मानते थे। महात्मा गांधी उन गिने चुने स्वतंत्रता सेनानियों में थे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा दिया। गांधी जी ने कहा था कि महिलाओं को कभी भी खुद को पुरुषों के अधीनस्थ या उनसे कमतर नहीं मानना चाहिए। महात्मा गांधी के लगातार प्रयासों से महिलाएं उनके विचारों और कार्यों से प्रभावित हुईं और वे बड़ी संख्या में स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुईं। लोग केवल सरोजिनी नायडू, लक्ष्मी मेनन, सुशीला नैयर और राजकुमारी अमृत कौर जैसी प्रमुख नेताओं को ही जानते हैं, लेकिन हजारों की संख्या में अज्ञात महिलाएं हैं जिन्होंने गांधी जी से स्वतंत्रता का अर्थ जाना और अपनी सारी ऊर्जा स्वतंत्रता संघर्ष में लगा दी। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। भारत और एशियाई विकास बैंक एडीबी ने कल दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम आरआरटीएस गलियारे के निर्माण के लिए $50 करोड़ के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। $1 अरब लागत की इस परियोजना के तहत 82 किलोमीटर के अत्याधुनिक और तेज रफ्तार गलियारे के जरिए उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जोड़ा जाएगा। इस धनराशि का उपयोग परियोजना के पहले चरण के निर्माण में किया जाएगा, जिसके अंतर्गत दिल्ली को आसपास के राज्यों से जोड़ने की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय योजना 2021 में व्यवस्था की गई है। दिल्ली मेट्रो की द्वारका से नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी तक की ब्लू लाइन सेवा और मजलिस पार्क से शिवविहार तक की पिंक लाइन सेवा आज से फिर शुरू हो गई है। दिशा निर्देशों के अनुसार ये दोनों मेट्रो सेवा सुबह 7 बजे से 11 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक चलेंगी। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में यात्रियों के चेक इन के लिए संपर्क रहित प्रणाली शुरू की गई है, जिसमें क्यूआर कोड का प्रयोग किया जाएगा। प्रशासन ने बताया कि ये प्रणाली नागर विमानन मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुरूप है। एक रिपोर्ट।
मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर QR कोड सक्षम संपर्क रहित सुविधा के कारण यात्री अपने मोबाइल फोन का उपयोग दूरस्थ रूप से चेक इन करने के लिए तथा सेल्फ बैग ड्रॉप कियोस्क में अपने बोर्डिंग पास और बैग टैग को प्रिंट करने के लिए कर सकते हैं। कोविड महामारी से पहले भी एयरपोर्ट पर सामान्य उपयोग जैसे सेल्फ सर्विस चेक इन कियोस्क, सेल्फ बैगेज ड्रॉप काउंटर और ई गेट जैसी तकनीकी सुविधाएं पेश की गई है, जिनके कारण यात्रियों को सुरक्षा जांच के लिए आगे बढ़ने से पहले अपने बोर्डिंग पास को स्कैन करना आसान हो गया है। इसी बीच राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि कोविड-19 संक्रमण से उबरने वाले मरीजों में दुष्प्रभाव की जांच के लिए एक विशेष कक्ष का गठन किया जाएगा। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पोषक आहार वितरित करने में महिला स्व सहायता समूहों को शामिल करने का फैसला किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन और संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के बीच पोषक आहार की खरीद और वितरण के बारे में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। टेक होम राशन यानी THR वो पुष्टाहार है जिसे 6 साल की उम्र तक के बच्चों और गर्भवती तथा हाल ही में मां बनी महिलाओं को समेकित बाल विकास सेवा यानी ICDS के जरिए वितरित किया जाता है। इस योजना के तहत पुष्टाहार के उत्पादन और वितरण का काम सबसे पहले 18 जिलों के 204 ब्लॉक में शुरू किया जाएगा और बाद में उसे पूरे प्रदेश के 75 जिलों में लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लगभग 3000 स्वयंसेवी समूहों की महिलाओं को यह योजना उद्यमी बना देगी। इससे समूह की हर महिला को कम से कम 240 दिन का रोजगार मिलेगा। इस योजना से 7,20,000 रोजगार दिवसों का सृजन होने के साथ ही हर महिला को 5 से 7 हजार रुपए की आमदनी होने की भी उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिनों में भारत के पूर्वोत्तर और प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में भारी बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। दक्षिण पश्चिम अरब सागर, केरल और कर्नाटक के तटों और लक्षद्वीप क्षेत्र में 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। इन इलाकों में मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने कहा कि कर्नाटक और केरल के तटीय इलाकों में बृहस्पतिवार और शुक्रवार को भारी बारिश होने का अनुमान है। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज दिन में तेज आंधी चलने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। वहीं मुंबई में आसमान बादलों से घिरा रहेगा और गरज के साथ आंधी चलने और बिजली कड़कने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। उधर चेन्नई में बादल छाए रहने और हल्की वर्षा होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि अधिकतम तापमान 35 डिग्री तक जा सकता है। कोलकाता में आकाश आंशिक रूप से बादलों से घिरा रहेगा। सामान्य वर्षा या गरज के साथ बौछारें पड़ने की उम्मीद है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। वहीं श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 13 डिग्री और अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस के करीब रहेगा। गिलगित में न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। उधर मुजफ्फराबाद में भी न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस रहेगा। समाचार कक्ष से निखिल कुमार। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि जन केंद्रित नीतियों और कुशल प्रशासन के साथ साथ निर्बाध और सुचारू लोक सेवा प्रणाली तैयार करना केंद्र शासित प्रदेश की प्राथमिकता है। आकाशवाणी के जम्मू संवाददाता ने बताया कि उपराज्यपाल कल उधमपुर के दौरे पर थे, जहां उन्होंने जिले में चल रहे विकास गतिविधियों की समीक्षा की। श्री मनोज सिन्हा ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जम्मू कश्मीर में केंद्र की सभी योजनाएं 100% पात्र लाभार्थियों तक पहुंचनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सिविल सेवा परीक्षा में पास होने वाले केंद्र शासित प्रदेश के परीक्षार्थियों से कल जम्मू में राजभवन में मुलाकात की। श्री सिन्हा ने इस प्रतिष्ठित सेवा में शामिल होने पर सभी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि राज्य के लोगों की क्षमताओं का भरपूर उपयोग होना चाहिए। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने सिरामिक उद्योग को गैस बिल में 16% रियायत देने की घोषणा की है। इससे राज्य में सिरामिक उद्योग को गुजरात गैस कंपनी लिमिटेड और साबरमती गैस लिमिटेड की ओर से की गई ₹2.50 प्रति मानक घनमीटर की बढ़ोतरी से छूट मिलेगी। इस फैसले से मोरबी, सुरेंद्रनगर और साबरकांठा जिलों में स्थित सिरामिक उद्योग की 1160 इकाइयां लाभान्वित होंगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़ाने में प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका है। पहले विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में कल अपने संदेश में श्री मोदी ने कहा कि प्रौद्योगिकी की उपलब्धियों से सौर ऊर्जा के मूल्य में पहले की काफी कमी आ चुकी है। प्रधानमंत्री का संदेश बिजली और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा के अध्यक्ष आरके सिंह ने पढ़कर सुनाया। जापान की नाओमी ओसाका अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिलाओं के सिंगल सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सेमीफाइनल में ओसाका का मुकाबला अमेरिका की जेनिफर ब्रैडी से होगा। पुरुषों के क्वार्टर फाइनल में 5वीं वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव ने क्रोएशिया के बोरना कोरिक को 1-6, 7-6, 7-6, 6-3 से पराजित किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत। धन्यवाद नवीन। भारत और चीन के बीच बढ़ रहे तनाव के बीच सोमवार को लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की आक्रामक कार्रवाई को सभी अखबारों ने प्रमुखता से दिया है। जनसत्ता लिखता है, पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भाला लिए चीनी सैनिकों की अतिक्रमण की कोशिश। देश में कोरोना संक्रमण के मामले 42 लाख के पार, 6 दिन बाद 76,000 से कम मामले, दैनिक ट्रिब्यून की खबर है। वहीं हिन्दुस्तान में लिखा है, दिल्ली में स्वेच्छा से कोरोना जांच कराने वालों के लिए डॉक्टर की पर्ची जरूरी नहीं, सिर्फ आधार कार्ड जरूरी। 21 सितंबर से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुलने की खबर को भी ज्यादातर अखबारों ने पहले पन्ने पर स्थान दिया है। शिक्षा पर फैसला शीर्षक से दैनिक भास्कर लिखता है, केंद्र ने स्कूल खोलने के दिशा निर्देश जारी किए, छात्र अभिभावकों की मंजूरी से स्कूल जा सकेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के रेहड़ी पटरी वालों के साथ स्वनिधि संवाद करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 21 सितंबर से कक्षा 9 से 12 तक विद्यालय आंशिक रूप से खोलने के लिए मानक दिशा निर्देश जारी किए। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 77.65% हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक में भाग लेंगे। भारत और एशियाई विकास बैंक ने दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर के विकास के लिए $50 करोड़ के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर तथा प्रायद्वीपीय क्षेत्र में अगले 4-5 दिनों में भारी वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।